जय हिंद। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम कम समय में आपको जो है भरपेट क्वेश्चन देने वाले हैं। इससे जो है आपका मियाज गदगद हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं एकदम पच रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 10th क्लास का है और हिस्ट्री है। चैप्टर की बात करेंगे तो वहीं जो है चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आइए हम लोग कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग को समझते हुए चलना है, कमेंट करना है। तो इसमें कमेंट भी कीजिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ चलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख, देखिए हम शुरू में ही आपको बता दिए कि कम समय में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जितना आप पढ़ लिए हैं ना, बस 10 मिनट भी नहीं, 7 से 8 मिनट देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन जो है लगेगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है। देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखिएगा निरंकुश शासन। कौन सा? निरंकुश शासन होगा। ठीक है, इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा सभी लोग जानते हैं बुर्बो वंश की। ठीक है, बुर्बो वंश। ठीक है, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये आपको हम बताए थे। ठीक है ना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष जो है लागू की गई, बताइए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में लागू की गई। कब की गई? 1804 में लागू की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कहिए चाहे वियना कांग्रेस कहिए, का अध्यक्ष कौन था? तो यह था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, इसका अगुवाई मेटरनिक कर रहा था। ठीक है ना, कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, बताइए। अगला प्रश्न है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेटरनिक कौन था भैया, तो बताइए। मेटरनिक अभी बताएं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देख रहे हैं धुआंधार तरीके से जो हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत भरपेट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था? देखिए, इस प्रकार का बहुत हम क्लास दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कम समय में आपको ज़्यादा वाला कंटेंट दे रहा है ना, इसका बातें अलग है। ठीक है, तो किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बातवा कौन बोला था, याद है ना? कौन बोला था जी? मेटरनिक बोला था। कौन बोला था? मेटरनिक बोला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? कितने कोड थे? तो 5 गो कोड था। कौ गो कोड था? 5 गो कोड था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार है कि रोमानीवाद क्या था, बताइए। तो ये सभी लड़कन, एक छोटी चुकन लड़का जानता है कि रोमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कैसा? तो सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी कोई जानता है किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? याद है ना आप लोगों को? जर्मनी का। बहुत ही कम समय में हम लोग फास्ट डिवीजन चल रहे हैं। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो ये सब कोई जानता है, पुनर्जागरण काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये सभी कोई जानता है, 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसका अगुवाई कौन कर रहा था? तो मेटरनिक कर रहा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, चलिए, जब 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो राजतंत्र तो था लेकिन संवैधानिक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो ये छोटी चुकन एगो लड़का जानता है, 1707 में हुआ। कब हुआ? 1707 में हुआ। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही कम समय में। देखिए, यंग यूरोप कहेगा चाहे यंग इटली कहेगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, यंग यूरोप कहेगा चाहे यंग इटली कहेगा, तो इसका जो है संस्थापक एक ही गो आदमी होगा, जाना का नाम क्या है? मेजनी। क्या नाम है? मेजनी नाम है। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा
इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी है। ये बार बार जो है कोशिश किया, लेकिन चाह करके यह इटली का एकीकरण नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास तो किया था ना, प्रयास किया था, इसीलिए इसको जो है मसीहा कहा गया। क्या कहा गया? मसीहा कहा गया। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है? किस संगठन से है? तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन से है। और यह जो है कार्बोनरी एक जो है गुप्त संगठन था। कैसा संगठन था? गुप्त संगठन था। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने किसने किसने? तो याद रखिएगा काउंट काबूर। किसने? काउंट काबूर ने। अगला प्रश्न देख लीजिए जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? अभी बताएं, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। कौन था? मेजिनी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? हे भैया, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद है ना, गैरिबाल्डी। ठीक है, गैरिबाल्डी किया था। किसने? गैरिबाल्डी किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। काबूर कौन था? मतलब काउंट काबूर कौन था? तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? काउंट काबूर, यानी इटली के प्रधानमंत्री था कौन? काउंट काबूर। ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो याद रखिएगा मेजनी ने। किसने? मेजनी ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो है, बताइए बताइए, 1810 में। बताइए कब? 1810 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। सब कोई जानता है, नाव चलाता था, है कि नहीं? इसको राजा का पद मिल रहा था। बताइए, छोड़ करके चला गया नाव चलाने। इतना बड़का कोई त्यागी होता है जी? अगला प्रश्न देख लीजिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया था? किस पद पर? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पर। किस पर? प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न देखिए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में जो है निम्न में से किसका संबंध नहीं है? मेजनी का तो है, काबूर का है, गैरिबाल्डी का है, लेकिन किसका नहीं है? बिस्मार्क का, क्योंकि इसका योगदान जो है जर्मनी के एकीकरण में है। किसमें? जर्मनी के एकीकरण में है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये वो छोटी चुकन लड़का जौन दूध पीता है वो बताएगा कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? परसा का। कहाँ का? परसा का। यह परसा आगे चल करके जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की? तो ये सब कोई जानता है, परसा ने। किसने? परसा ने। किसने? परसा ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए देखिए देखिए, सीडन यानी कि सेडन का युद्ध 1871 में किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगल के। किसके? हीगल के विचारधारा से प्रभावित था। बहुत कम समय में आपको क्रीम चीज दे रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। कहाँ आप उधर उधर देख रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन था? कौन था? बताइए 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 जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रिया। कौन था जी? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की? तो याद रखिएगा राइन संघ की। किसकी? राइन संघ की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो याद रखिएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडन का। किसका? सेडन का। इसको जो है सीडन कहते हैं 1871 में। कब? 1871 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग लिख रहे हैं साफा सही आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ जी? जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हो गया। कब? 1871 में पूरा हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत धुआंधार तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बताइए, सेडेवा के युद्ध में जो है किसकी पराजय हो गई? कौन हार गया? तो याद रखिएगा सेडेवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया हार गया। कौन हार गया? ऑस्ट्रिया हार गया। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है जी। बिस्मार्क क्या था? बताइए,
बिस्मार्क क्या था ये सभी कोई जानता है। इसके पास कूटनीतिज्ञ थी, यानी कि यह एक कूटनीतिज्ञ था, बहुत अच्छा जो है राजनीति कर लेता था बिस्मार्क, इसीलिए बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हीगेल कौन था। हीगेल कौन था जल्दी बताइए। तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था जी? एक दार्शनिक था हीगेल। अगला प्रश्न नहीं देख रहे हैं क्या आप? देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बस 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट में हुआ। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा, जल्दी से बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध जो है किस देश के एकीकरण से है? तो यह आपको मिलेगा जर्मनी के एकीकरण से है। ठीक है, समझे? ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। इसने कहा कि अब एकदम जो है लड़ाई हो करके रहेगा, जितने लोग हैं सब जो है लोहा का हथियार पिजा लीजिए। ठीक है, उसको धारीदार बना लीजिए। काहे कि रक्त बहाना है, लोहा से रक्त बहाना है। तो ये बातवा कौन बोला था? बिस्मार्क। ठीक है, अगला देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई जी? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में। सब लोग को याद है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि सेडन युद्ध कब हुआ? सेडन युद्ध कब हुआ? बताइए सेडन युद्ध कब हुआ? प्रारंभ हो गया 1870 में, लेकिन जो है कब तक चला? 1871 तक चला। 1871 तक, एक साल तक चला। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा जर्मनी के लिए कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है जी। आप कहाँ इधर उधर घूमते हैं, है कि नहीं? यहाँ से देखिए, यहीं से सीखिए, इधर उधर नहीं भटकिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का स्रोत? चलिए यूरोप वासियों के लिए देख रहे हैं हम, एक मिनट। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जल्दी बताइए किस देश का? यूनान का। किस देश का जी? किस देश का? यूनान का। किस देश का? यूनान का। अगला प्रश्न देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। किसकी? तुर्की की हुई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई? तो याद रखिएगा रूस के साथ हुई। किसके साथ हुई? रूस के साथ हुई। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? बताइए किस देश को कहा जाता है? तो ये सब कोई जानता है, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो है मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। क्या? मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यूरोपीय राष्ट्र, बताइए यूरोपीय राष्ट्र, चलिए सब कुछ ठीक है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो व्यक्ति का नाम है बहुत ही बड़ा, याद रखिएगा, टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो आज के क्लास में लगभग जो है 58 प्रश्नों को हम लोग किए। ठीक है, और बाकी आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, है कि नहीं। एक एक बातों को जो हम लोग डिटेल में चलेंगे, समझ गए। आप लोग को बताना है कि आज का क्लास कैसा रहा
कम समय में जो है आपको पूरा भरपूर मज़ेदार शानदार जो है आपको क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। ये रिवीजन क्लास है, फास्ट रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आज के क्लास को यहीं तक रहने दिया जाए। चलिए, तो अगले क्लास को हम लोग लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला क्लास क्या आप इसी प्रकार के कम समय में पूरा जो है भरपेट क्वेश्चन चाहते हैं, तो फिर हम अगला चैप्टर के लेकर के आएंगे। ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगला क्लास जो है किस चैप्टर का कैसा लाएं, ऑब्जेक्टिव लाएं, सब्जेक्टिव लाएं, या जो है पूरा जो है कंटेंट पर आधारित क्लास लाएं। ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।